वेलकम टू सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम फिर अपना प्रैक्टिस लेकर के हाज़िर हुए हैं, जिसमें आज हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल सरकारी नौकरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भागना, दूसरा ऑप्शन है पकड़ना और तीसरा ऑप्शन है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या चौथा ऑप्शन है निचोड़ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका भागना, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है इसमें? भागना। अब इसे थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल ऐसी गतिविधि है जिसे एक बच्चा अपने हाथों, पैरों, टांगों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। इसी के साथ में हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? नंबर 1 है शीर्षगामी सिद्धांत, नंबर 2 है अधोगामी सिद्धांत, नंबर 3 है पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत या नंबर 4 है बहिष्कार का सिद्धांत। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अधोगामी सिद्धांत। अब इसे भी थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल, इस विशेष दिशा का वर्णन करता है जहां विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और चरम सीमा की ओर बढ़ता है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? प्राथमिक संस्थाएं इसने पूछा है। नंबर 1 है आस पड़ोस और मुद्रक संचार, नंबर 2 है विद्यालय और कानून, नंबर 3 है सामाजिक नीति और धर्म और नंबर 4 है परिवार और आस पड़ोस। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक संस्थाएं जो पूछा है इसने, इसका ऑप्शन हो जाएगा परिवार और उसके आस पड़ोस। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे भी हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चों के लिए परिवार और आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? नंबर 1 संवेदीगामक, नंबर 2 संक्रियात्मक और नंबर 3 मूढ़ संक्रियात्मक और नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक। इसे भी हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है जो आपको ऑप्शनों में दी गई हैं। पहली अवस्था है हमारी संवेदीगामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक और तीसरी है मूढ़ संक्रियात्मक और चौथी आती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। इन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और इसे विभिन्न विकास अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। ये अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी थी? संवेदी पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। उसके बाद में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 2 से 6 वर्ष। उसके बाद होती है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 6 से 11 वर्ष। उसके बाद में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से किशोरावस्था तक। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया।
जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है? नंबर 1 विकेंद्रीकरण में कठिनाई, नंबर 2 जीववादी सोच, या नंबर 3 लाक्षणिक प्रकार्य, या नंबर 4 काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो ये हमारा दर्शाता है विकेंद्रीकरण में कठिनाई। ये क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई। इसे भी हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष में अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने एवं वस्तु स्थायित्व आदि को गुणों का विकास तो हो जाता है, किंतु उन्हें अभी भी विकेंद्रीकरण में कठिनाई होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? नंबर 1 है आज्ञापालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन 2 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या नंबर 3 है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं, जिनमें ये उदाहरण अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के चरण को दर्शाता है। ये क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? नंबर 1 उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, नंबर 2 सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, नंबर 3 ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, नंबर 4 बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। ले वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका उन्हें ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना है। वाइगोत्स्की ने अपने समीपस्थ विकास सिद्धांत के द्वारा सहारा या पाठ देना की अवधारणा प्रस्तुत की है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अपने चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है ले वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? नंबर 1 कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, या नंबर 2 सहयोगात्मक अधिगम, या नंबर 3 परीक्षा केंद्रित शिक्षाशास्त्र, या नंबर 4 मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो ले वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ले वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है, जिसमें शिक्षार्थी अपने वयस्क साथी या अध्यापक के सहयोग से जानकारी एकत्र करते हैं और फिर उसी जानकारी का उपयोग अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? नंबर 1 है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, नंबर 2 है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, नंबर 3 केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, या नंबर 4 है स्वतंत्र रूप से सूचना या प्रसंस्करण में असक्षम। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में अधिगमकर्ता को समझा जाता है। एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील
शिक्षा की संकल्पना को प्रस्तावित किया, जिसमें प्रायोगिक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम पर बल दिया गया, जिसमें छात्रों को उनके वातावरण को अपनाने और सीखने के लिए परस्पर क्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन में बताया गया कि शिक्षक को बच्चे को रटने पर निर्भर होने के बजाय कैसे सोचना है या कैसे सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? नंबर 1 भाषाई बुद्धि, नंबर 2 संगीतीय, या नंबर 3 स्थानिक, या नंबर 4 अंतवैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें 4 बुद्धि दी गई हैं। तो देखिए ऑप्शन ही पढ़े, उससे आपको पता चल जाएगा कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्थानिक बुद्धि। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे स्थानिक बुद्धि दर्शाती है। स्थानिक बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत का एक क्षेत्र है जो स्थानिक निर्णय और मन की आंखों से कल्पना करने की क्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपने विचारों का मौखिककरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन क्या दर्शाता है? नंबर 1 भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है, या नंबर 2 जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, या नंबर 3 भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, या नंबर 4 भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। अपने विचारों का मौखिककरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन दर्शाता है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ले वाइगोस्की के अनुसार भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को संशोधित करते हैं और वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के प्रभाव पर बल दिया। उनके अनुसार भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास को सुसाधित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जेंडर। नंबर 1 एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है, या नंबर 2 धर्म धारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, या नंबर 3 एक जन्मजात जैविक गुण है, या नंबर 4 सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। तो जेंडर क्या है? जेंडर एक ऐसी अस्मिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि ये कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। नंबर 4 गलत है क्योंकि ये बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। नंबर 1 संदर्भित होना चाहिए, नंबर 2 मानकीकृत होना चाहिए, नंबर 3 मानदंड संदर्भित होना चाहिए, या अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। तो अधिगम
के लिए मूल्यांकन होना चाहिए कैसा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि संदर्भित। अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया गया है या नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? नंबर 1, बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। नंबर 2, किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना। नंबर 3, प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। या नंबर 4, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। तो ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।